हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र देख रहे थे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत 4 लेसन को हम लोग पढ़ चुके हैं तथा मैं उसका कंप्लीट नोट्स भी दे चुका हूं। हम लोगों का अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतिम लेसन जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कोर्स निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अंतिम लेसन यानी 5वें लेसन को देखना है और अध्याय का नाम है उपभोक्ता अधिकार। यह लेसन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग पीछे के जो 4 लेसन पढ़े हैं वह महत्वपूर्ण है, उसमें संदेह नहीं, लेकिन यह लेसन कभी कभी आश्चर्य उत्पन्न कर देता है। आश्चर्य किस रूप में उत्पन्न करता है तो आश्चर्य इस रूप में उत्पन्न करता है कि इस लेसन से कभी कभी 5 नंबर का या कभी कभी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। अब पता चलता है कि अर्थशास्त्र से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस लेसन से क्या होता है कि 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक बहुविकल्पी प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर, या फिर एक बहुविकल्पी प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन और इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जबकि लेसन क्या है, बहुत छोटा है। लेसन बहुत छोटा है, इसको केवल समझने की आवश्यकता है। यदि हम इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि आप लोग पूरे का पूरा लेसन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग लिखने में समर्थ होंगे। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं कि आज हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत देखा और इस रूप में हम लोग क्या हैं, इस रूप में हम लोग उत्पादक हैं। लेकिन हम लोग प्रत्येक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, हम प्रत्येक प्रकार की सेवाओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ऐसे में हम बाजार में किस रूप में उपस्थित हैं, तो हम बाजार में दोनों ही रूपों में उपस्थित हैं, यानी उपभोक्ता और उत्पादक। हम उत्पादक के रूप में तो बाजार में उपस्थित हैं क्योंकि हम लोग आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन करते हैं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं और इसके द्वारा अपने जीविकोपार्जन करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या हैं, उत्पादक हैं। अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता यानी हम जब अपनी आवश्यकता योग्य वस्तुओं को खरीदने के लिए जब जाते हैं तो उस समय हम बाजार में क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोग बाजार में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही रूपों में उपलब्ध हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही रूपों में हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है, तो कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स जो उपभोक्ता के रूप में आप लोगों को महसूस होता होगा। आप भी बाजार जाते हैं तो उस समय आप लोगों के समक्ष क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या आप लोगों का प्रॉब्लम्स महसूस होता होगा, क्या आप लोगों की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो आप लोग निश्चित रूप से उसको जानते हैं। चाहे हम कहें कि मिलावटी की सामान की बात करें, चाहे माप तौल में कमी की बात करें, चाहे सेवा में कमी की बात करें, यह तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो कि जिसके माध्यम से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है उससे आप लोग भी परिचित हैं। इसलिए मैं कहा कि यह लेसन क्या है, बहुत ही सिंपल है और केवल आपको समझने की आवश्यकता है और थोड़ा बहुत मेहनत किस पर करना है कि उसकी हेडिंग को याद करना पड़ेगा। जब हेडिंग याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रश्न में नहीं उत्पन्न होता है। इससे 3 ही प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन
कि अगर बात किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। दूसरा, उपभोक्ताओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। तथा तीसरे की यदि बात करें तो उपभोक्ता अधिकार क्या हैं या उपभोक्ताओं को कितने प्रकार के अधिकार मिले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कभी कभी क्षतिपूर्ति पर पूछ देता है कि उपभोक्ताओं के क्षतिपूर्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, या फिर कभी कभी पूछ देता है कि उपभोक्ता समस्या निवारण से आप क्या समझते हैं। ये 3 प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ नहीं करना है, आप लोग केवल समझ लेंगे तो आप लोग इस पर लिख ले जाएंगे। हम लोग लेसन को प्रारंभ करते हैं क्योंकि बीच में ये चीज़ें नहीं आएंगी, और जो बहुविकल्पी के अंतर्गत चाहे 2020 की बात करें, चाहे 22 की बात करें, चाहे 2023 और 24 की बात करें, उसके अंतर्गत जो उपभोक्ता अधिकार से जो बहुविकल्पी का प्रश्न बना था उसमें से 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अन्य चीज़ें तो बीच में आती जाएंगी और उस पर हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जो कि बीच में नहीं आने वाला है। जैसे ISI, आप भी बाजार में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो यह जरूर पूछते होंगे कि क्या यह ISI मार्का है कि नहीं है। तो ISI क्या है, तो ISI का पहले फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी भारतीय मानक संस्थान। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक संस्थान। यह क्या है, यह जो ISI मार्का है वह एक प्रमाणित चिन्ह है, प्रमाणित चिन्ह है। यह किस प्रकार की वस्तुओं को प्रमाणित करता है, तो यह औद्योगिक उत्पाद के द्वारा जो भी वस्तु का उत्पादन होता है उस पर ISI का प्रमाण चिन्ह लगाया जाता है। यह सुनिश्चित क्या करता है, तो यह सुनिश्चित करता है उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कहने का अर्थ है कि जो औद्योगिक उत्पाद हैं उस पर ISI प्रमाणित चिन्ह का अर्थ ही हो गया कि वह भारतीय मानक संस्थान के द्वारा यह अनुमोदित है। यानी भारतीय मानक संस्थान उस वस्तु के लिए क्या मानक निर्धारित किया है, सुरक्षा मानक क्या निर्धारित किया है, और जो औद्योगिक उत्पाद इस सुरक्षा मानक को पूर्ण करते हैं वही ISI का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलता है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आप फ्रिज खरीद कर लाते हैं, कूलर खरीद कर लाते हैं, AC खरीद कर लाते हैं, या कोई भी तमाम तरह की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। सपोज कीजिए कि आप फ्रिज खरीद कर लाते हैं और फ्रिज को चालू करते हैं और उसका डोर ओपन करते हैं और पता चलता है कि आपको करंट मार देता है, तो क्या वैसी वस्तुओं को ISI चिन्ह लगाने का अधिकार है? नहीं है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, उपभोक्ताओं को असुरक्षित कर रहा है और जिससे उपभोक्ता का नुकसान हो रहा है। तो यह ISI है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ISI चिन्ह किस प्रकार के वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो औद्योगिक उत्पाद पर। यह क्या करता है, तो यह एक प्रमाणिक चिन्ह है। इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना। इसके अलावा दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, एग मार्क। एग मार्क, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। यह भी क्या है, एक प्रमाणिक चिन्ह है, प्रमाणिक चिन्ह है। यह किस प्रकार की उत्पाद पर लगाया जाता है, तो यह खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों, जो पैकेट का सामान आता है ना, जो खाने के लिए होता है, जो पैकेट हम फाड़ते हैं और डायरेक्ट हम खाना प्रारंभ करते हैं, उस प्रकार की वस्तुओं पर यानी खाद्य पदार्थों पर क्या होता है, एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। यह भी क्या करता है, यह भी उस वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है कि इसकी यानी कि इस वस्तु की गुणवत्ता उस प्रकार की है कि यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को विपरीत प्रभावित नहीं करेगा। यानी उसमें किस प्रकार की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें कितने रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सब का यदि मानक स्तर, निर्धारित मानक स्तर के अनुसार है तो उस पर क्या लगाया जाता है, एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन इस पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एक मार्क का चिन्ह किस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है। यह 2020 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद एक और आता है हॉलमार्क, हॉलमार्क, हॉलमार्क। यह चिन्ह, यह भी क्या है, यह भी एक प्रमाणित चिन्ह है। यह किस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो कीमती धातुओं पर लगाया जाता है, कीमती धातुओं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। यह क्या सुनिश्चित करता है, तो इस कीमती धातु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो हॉलमार्क का चिन्ह है वह उस धातु की शुद्धता को सुनिश्चित करेगा, शुद्धता को सुनिश्चित करेगा। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं और बाजार से जब आभूषण खरीदते हैं, तो आभूषण जब खरीदते हैं तो हम लोग क्या खोजते हैं, वह खोजते हैं कि वह हॉलमार्क का है कि नहीं है। अगर हॉलमार्क का है तो इसके अंतर्गत जो कीमती धातु है वह कीमती धातु कितना शुद्ध है उसका क्या करता है, माप करता है, और उसका यह प्रमाणित चिन्ह है, प्रमाणित चिन्ह है। तो यह तीन चीजें हैं, तीन चीजों से बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हमने प्रारंभ में ही कहा कि आज बाजार में लोग उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही रूपों में मौजूद हैं। हम लोग यह देखते हैं कि हम उपभोक्ता कब हैं, यानी हमें उपभोक्ता कब कहा जाएगा। तो उपभोक्ता क्या है इसको पहले समझते हैं कि कौन उपभोक्ता है। कौन उपभोक्ता है, वह व्यक्ति जो किसी सेवा या वस्तु का उपभोग करता है, वह उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता होने के लिए, उपभोक्ता होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति
वस्तु अथवा सेवा को खरीदता है तथा स्वयं उपभोग करता है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति यानी उपभोक्ता होने के लिए प्रथम आवश्यकता क्या है? प्रथम आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति या तो सेवा का प्रयोग करता है, सेवा का उपभोग करता है, या किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। लेकिन उपभोक्ता होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जिस वस्तु या सेवा को उपभोग कर रहा है वह उसे खैरात में न मिली हो, यानी निःशुल्क उसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देहात में कहावत कहा जाता है ना कि मंगनी बैल का दांत क्या गिनना है, तो वही बात है कि वह क्या होना चाहिए? निःशुल्क नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई शुल्क दिया गया होना चाहिए। दूसरा नंबर, स्वयं उपभोग करता हो। अब स्वयं यानी कि वह क्या कर रहा? उपभोग कर रहा हो। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको ले जाकर के हम छोटे स्तर पर बेचना प्रारंभ करते हैं, तो यहां पर हम उपभोक्ता नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद तो रहे हैं लेकिन उपभोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि देहात साइड में दुकानें होती हैं या फिर छोटे छोटे दुकानें होती हैं, वह बड़ी दुकानों से सामान खरीद करके लाते हैं और छोटे स्तर पर बेचना प्रारंभ कर देते हैं। वह लोग उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि वह लोग क्या होते हैं? वह खुद एक विक्रेता होते हैं। वह उसे इस उपभोक्ता अधिकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी अधिकार की बात होगी वह उपभोक्ता की अधिकार की बात होगा, उस विक्रेता के अधिकार का बात नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि उपभोक्ता होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? उस वस्तु को खरीदना चाहिए तथा उसे स्वयं उपभोग करना चाहिए। यहाँ स्वयं शब्द आया है, लेकिन स्वयं शब्द का अर्थ यह नहीं होता है कि जो व्यक्ति खरीदता है वही इस्तेमाल करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति, घर का यदि व्यक्ति है तो चाहे अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाचा के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए सामान खरीद सकता है, और वह भी क्या है? अगर उपभोग हो रहा है तो वह भी क्या है? उपभोक्ता है। तो इस तरह से यह क्या है? उपभोक्ता। जैसे आज देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में हम एक छोटा सा उदाहरण उठा रहे हैं कि हम लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां पर क्या होता है? 2 रुपये का चाहे 1 रुपये का पर्ची कटता है, 1 रुपये का पर्ची कटता है। अब यह जो 1 रुपये का पर्ची कट रहा है, क्या उसमें उसी 1 रुपये में आप डॉक्टर से इलाज भी करा लेंगे और उसी में दवाई भी मिल सकता है? नहीं। लेकिन यहां पर इसलिए रखा गया है कि अस्पताल के द्वारा यदि जो सेवा दिया जा रहा है, यदि सेवा में कोई कमी होती है या कोई मेडिसिन दिया जाता है और उससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वह उपभोक्ता क्या कर सकता है? क्षतिपूर्ति के लिए अस्पताल पर दावा कर सकता है। क्षतिपूर्ति के लिए अस्पताल पर दावा कर सकता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति किसको कराया जाएगा? उपभोक्ता को कराया जाएगा, विक्रेता को क्षतिपूर्ति नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यह विक्रेता क्या है? उपभोक्ता नहीं है। और यही कारण है कि क्षतिपूर्ति पाने का उसको राइट नहीं। अगर अस्पताल में 1 या 2 रुपये की पर्ची नहीं कटाई जाती तो वहां पर हम उपभोक्ता नहीं होते, और अस्पताल के द्वारा जो सेवा में कमी किया जा रहा है या फिर जो खराब स्तर की दवाएं दी गई हैं जिससे उपभोक्ता के शरीर को नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करा सकता है। तो यह है उपभोक्ता। अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ताओं के अधिकार की संरक्षण करने की बात क्यों उठी और पूरे वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विश्व बाजार का निर्माण हुआ है। आज वैश्वीकरण के कारण
देशों के मध्य में जो संबंध उत्पन्न हो रहा है उससे विश्व के समस्त देश क्या हो रहे हैं, एकीकृत हो रहे हैं। हम लोग का बाजार क्या हो रहा है, एकीकृत हो रहा है। और इससे जो बाजार है, बाजार में बहुत से वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बेईमान किस्म के व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे फ्रॉड कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे बेईमान दुकानदार हैं जो अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए क्या करते हैं, अनुचित व्यापार प्रथा का उपयोग करते हैं। अनुचित या इसको अनैतिक भी कह सकते हैं, अनैतिक व्यापार प्रथा का प्रयोग करते हैं। और इस अनुचित व्यापार प्रथा के कारण यह कैसा हो सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे कि यह अनुचित या अनैतिक व्यापार प्रथा के मतलब क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर पहले कि इस अनुचित व्यापार प्रथा के कारण उपभोक्ताओं का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो वैश्विक स्तर पर जब उपभोक्ताओं का शोषण प्रारंभ हुआ तो विश्व के तमाम तरह के देशों में उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है, यहां पर देखना है कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों आवश्यक है, या इसको कह सकते हैं उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता। तो बड़े यह देखा जा रहा है कि बाजार में कि जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी हो रहा है। और जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो मिलावटी करने वाले हैं, जो वस्तुओं का भंडारण करने वाले हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, यानी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अब ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध क्या एक अकेला व्यक्ति वह क्या कर सकता है, आंदोलन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक अकेला उपभोक्ता क्या होता है, कमजोर होता है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं का संगठन बना। और यह संगठन क्या करता है, जो बाजार में अनुचित व्यापार प्रथा के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ किए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता अनुचित या अथवा अनैतिक व्यापार प्रथा के कारण बना, जिसके चलते उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो अनुचित व्यापार प्रथा है उसके विरुद्ध आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसे वह कहां से प्रारंभ हुआ। उससे पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन क्या कहलाता है, या हम किसे उपभोक्ता आंदोलन कहेंगे। यहां पर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है कि उपभोक्ता आंदोलन से आप क्या समझते हैं तथा उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता बताइए। तो पहले हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि उपभोक्ता आंदोलन क्या है। तो यहां पर डिसाइड करते हैं, उपभोक्ता आंदोलन एक सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है जो उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है तथा उपभोक्ताओं के संरक्षित
संरक्षित करने की वकालत करता है, वकालत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार उपभोक्ता अधिकार कानून के द्वारा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि उपभोक्ता, हमने अभी कहा ना कि एक अकेला उपभोक्ता आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि एक अकेला उपभोक्ता क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन जब वह एक सामाजिक संगठन बन जाएगा, जैसा कि उपभोक्ता आंदोलन क्या है, एक सामाजिक संगठन है, और वह संगठन क्या करता है, उपभोक्ताओं का जो बाजार में शोषण हो रहा है अनैतिक व्यापार प्रथा के द्वारा, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम करता है। और किसकी वकालत करता है, यह उपभोक्ता के अधिकारों की संरक्षण करने की वकालत करता है। और यही कारण है कि आज जो उपभोक्ता आंदोलन विश्व स्तर पर प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर देखा जा रहा है कि विश्व के कई देशों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए कानून पारित किए गए। तो हम लोग दो कानून को देखते हैं कि प्रथम कौन सा ऐसा देश है जहां पर उपभोक्ताओं को संरक्षण करने के लिए प्रयास किया गया। तो अमेरिका पहला देश है जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून पारित किया। कब पारित किया, तो जो अमेरिका में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में, दोनों का टाइम एक ही है, भारत और अमेरिका, भूलिएगा मत। 1960 के दशक में क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन जब अपने चरम पर पहुंचा तो वहां की सरकार 15 मार्च, यानी कि अमेरिका की सरकार 15 मार्च 1962 ईस्वी को उस समय सरकार, वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। उन्होंने क्या किया, अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए बिल प्रस्तुत किया, और जब वह बिल पारित हो गया तो उसके द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किया गया। यह जो उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित अमेरिकी कांग्रेस में जो 15 मार्च को बिल रखा गया था उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में, उसी तिथि को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 15 मार्च 1962 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और यही कारण है कि उस तिथि को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अमेरिका में पारित हो गया, लेकिन भारत की स्थिति क्या रही, तो अगर हम भारत की बात करें तो 1960 के दशक में ही भारत में भी उपभोक्ता अधिकारों के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भारत में भी 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके दबाव में आकर, यानी यह उपभोक्ता दबाव समूह है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चलेंगे तो हम लोग दबाव समूह को पढ़ेंगे। अब यहां पर क्या बनता है, एक उपभोक्ता दबाव समूह बनता है, और इस उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहां पर क्या बनता है, हमारे यहां एक कानून पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है, 24 दिसंबर सन 1986 को, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोपरा कानून के नाम से जानते हैं।
कोपरा कानून के नाम से जानते हैं। यानी कोपरा कानून उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस उपभोक्ता अधिकार अधिनियम को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोपरा कानून के नाम से जानते हैं। और इस जो 24 दिसंबर 1986 को जो यह उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित किया गया, यही कारण है कि 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी कि अगर कहा जाए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1960 के दशक में। देखिए, जितने भी चीज बता रहे हैं इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बनने की संभावना होता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो यह अमेरिका के संबंध में नहीं बनता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। लेकिन यह भारत के संबंध में जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है उससे बहुविकल्पी के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1960 के दशक में। कोपरा कानून क्या है, तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम को ही कोपरा कानून के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किया गया। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत में भी उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि बाजार में उपभोक्ताओं को किस प्रकार से शोषण किया जा रहा था। यह तो उपभोक्ता अधिकार के लिए होने वाले आंदोलन थे, जो एक सामाजिक संगठन के रूप में उपभोक्ता क्या हुए, संगठित हुए और अपने अधिकार के लिए जो उनका शोषण हो रहा था उस शोषण के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कानून का निर्माण हुआ और जिसके बाद उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षण करने का प्रयास किया गया, या यह कहा जाए कि उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण की ओर सरकार क्या करने लगी, प्रयास करना प्रारंभ कर दी। तो अब शोषण किस प्रकार से किया जा रहा था, तो यह अनुचित व्यापार प्रथा, हमने कहा ना कि अनुचित व्यापार प्रथा के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें तो वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं में होना चाहिए, वस्तुओं में मिलावट। आज देखा जा रहा है कि बाजार में कि बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें क्या किया जा रहा है, मिलावट किया जा रहा है। मिलावट का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ सामान है, जैसे कि मसाला है, चाहे हल्दी पाउडर है। अब हल्दी पाउडर में पता चल रहा है कि आटा फेंक दिया जा रहा है, या आप जाएंगे मार्केट में तो पता चल रहा है कि जो दाल खरीद करके ला रहे हैं उस दाल में अरहर का दाल के नाम पर कोई दूसरी दाल उसमें डाल दिया जा रहा है। यह क्या है, यह मिलावट है। और इस मिलावट के द्वारा जो बेईमान व्यापारी या बेईमान विक्रेता है वह क्या कर रहा है, अनुचित व्यापार प्रथा का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि यह न केवल अनुचित है बल्कि यह क्या है, अनैतिक भी है। और इससे उपभोक्ताओं का न केवल आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि वह जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह किस प्रकार की खर्च कर रहे हैं, वह उच्च गुणवत्ता योग्य वस्तुओं के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा है, उनको मिल रहा है मिलावटी वस्तु मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं का आर्थिक
आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक नुकसान होता है। अब यहाँ पर एक बार ये कह लेते हैं कि आर्थिक तो नुकसान हमने बता दिया, इससे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते उनको क्या हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मानसिक नुकसान कैसे हो रहा है? भाई हमने पैसा खर्च किया, और पैसा खर्च किसके लिए किया? हम लोग पैसा खर्च किए उच्च गुणवत्ता वाले वस्तु को खरीदने के लिए, और पता चला कि हमें निम्न गुणवत्ता योग्य वस्तु मिल गई। सपोज कीजिए कि आप फ्रिज खरीद करके लाते हैं, बहुत खुशी है, चलो आप फ्रिज हमारे घर में आ गया, और पता चलता है कि फ्रिज को चालू करते हैं, और चालू करने के बाद आप कुछ देर के बाद जाते हैं, उसका डोर ओपन करते हैं, करंट मार देता है। अब उससे क्या होगा? आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा? और यही कारण है कि जहां पर भी हम बात करेंगे आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि जब जो क्षतिपूर्ति कराया जाता है उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत, वह आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक तीनों ही नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि आज बाजार में बेईमान व्यापारियों तथा विक्रेताओं के द्वारा मिलावटी वस्तुओं को बेचा जा रहा है, और इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, जिसके चलते उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की आवश्यकता महसूस की गई। नंबर 2, वस्तुओं में मिलावट। वस्तुओं में मिलावट नहीं, वस्तुओं में मिलावट हो गया है, वस्तुओं में वस्तुओं के माप तौल में कमी, यह इससे सभी लोग पीड़ित हैं। इससे हम भी पीड़ित हैं, इससे आप भी पीड़ित हैं। आप हर रोज बाजार में जाते हैं और हर रोज आप कोई ना कोई सामान को परचेज करते हैं, लेकिन श्योर एंड सर्टेन है कि जो दुकानदार सामान आपको दे रहा है वह माप में और तौल में क्या होगा, कम होगा। इससे आपको क्या हो रहा है? इससे आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, और उस आर्थिक नुकसान की वजह से आपको क्या होगा, शारीरिक तथा मानसिक नुकसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि आज जो अनुचित व्यापार प्रथा है व्यापारियों के द्वारा या विक्रेताओं के द्वारा, वह अनुचित व्यापार प्रथा के अंतर्गत जो भी वस्तुएं बेची जा रही है उसकी माप तथा तौल में कमी होने के कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है, और यही कारण है कि उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट की बात करें तो तीसरे की बात करें तो निम्न गुणवत्ता वाला माल। निम्न गुणवत्ता वाला माल का मतलब होता है वस्तु। तो निम्न गुणवत्ता वाला माल आज बाजार में देखा जा रहा है कि जो बेईमान व्यापारी हैं, जो बेईमान भ्रष्ट जो दुकानदार हैं, वह क्या करते हैं, वह उच्च गुणवत्ता कि माल का पैसा भी ले लेते हैं और उपभोक्ता को निम्न गुणवत्ता वाला माल बेच देते हैं, जिससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, और यही कारण है कि उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। अगर चौथे की बात करें तो भ्रामक विज्ञापन। अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? कंपनियां विज्ञापन क्यों करती हैं? तो कंपनियां विज्ञापन इसलिए करती हैं कि वह उपभोक्ताओं को अपने वस्तु की ओर, अपने उत्पाद की ओर आकर्षित कर सकें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जिस प्रकार की वस्तु है उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाए कि उपभोक्ता का शोषण होना प्रारंभ हो जाए। जैसे कि इस किताब के अंतर्गत, यानी कि जो आप लोगों का अर्थशास्त्र की किताब है उसके अंतर्गत एक उदाहरण बनाया है कि एक दूध का उत्पादन करने वाली कंपनी, वह दूध को बेचने के लिए जो विज्ञापन उसने निकाला, ऐड निकाला, उस विज्ञापन के अंतर्गत उसने दावा किया कि जो उसका दूध प्रोडक्ट है वह मां के दूध से भी उच्च क्वालिटी का है।
लाखों करोड़ों उपभोक्ता उसको यूज किए। क्यों यूज किए? क्योंकि उनको कंपनी ने विश्वास दिलाया अपने भ्रामक प्रचार के द्वारा कि उसका जो दूध है वह मां के दूध से भी बेहतर है। बहुत से लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उसका मां के दूध में जो पौष्टिकता पाया जाता है उस प्रकार की पौष्टिकता उस दूध में नहीं है। जब उस पर मुकदमा चला तो उसने स्वीकार किया कि हां, हमारे दूध में उस प्रकार की गुणवत्ता नहीं है। और यही कारण है कि यहां पर क्या हो जाता है, उसने अपने भ्रामक विज्ञापन के द्वारा करोड़ों उपभोक्ताओं को ठगने का काम किया। तो इससे क्या होता है? इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन से उपभोक्ताओं का शोषण होता है और उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता होती है। पांचवा है सेवा में कमी। सेवा में कमी। हम जिस गुणवत्ता की सेवा को परचेज करना चाहते हैं, जिस गुणवत्ता पूर्ण सेवा के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार की सेवा हमें उपलब्ध नहीं होती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह सेवा में कमी होगी और उससे उपभोक्ताओं का शोषण होगा। सपोज कीजिए कि हम एक फेमस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि उसमें कॉटन छोड़ दिया गया है, या फिर ब्लेड छोड़ दिया गया है, या उसमें कैंची छोड़ दिया गया है, या उसको स्टिक करना भूल गया है, जिसके चलते उसको क्या हो गया? उपभोक्ता को काफ़ी नुकसान हो जाता है। यह किस में जाएगा? यह सेवा में कमी होगा। चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे नाई हो, यानी कोई भी व्यक्ति है जो सेवा उपलब्ध कराता है, उसे क्या करना चाहिए? उच्च गुणवत्ता वाले सेवा देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? बाजार में सेवा में कमी के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण होता है और यही कारण है कि उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की आवश्यकता होती है। आज बाजार में बहुत से ऐसे, हम उदाहरण उठा रहे हैं कि बहुत से ऐसे मोबाइल जो दूरसंचार से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, वह दूरसंचार से संबंधित कंपनियों का दावा है कि हमारा नेटवर्क बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन पता चलता है कि आप जब दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, ग्रामीण सेक्टरों में जाएंगे, तो पता चलेगा कि या तो नेट बढ़िया काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते बात नहीं होता है, आपका कोई भी वीडियो देख नहीं सकते हैं। यह क्या है? यह सेवा में कमी है, और यह सेवा में कमी है जिससे क्या होता है? उपभोक्ताओं का शोषण होता है। और इस शोषण के विरुद्ध क्या करने की आवश्यकता है? आंदोलन करने की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। अगर एक लास्ट है, छठवां है, और छठवां है गलत सूचना। वस्तुओं अथवा गलत सूचना ही यहां पर डाल देते हैं। गलत सूचना। कभी कभी व्यापारी तथा दुकानदार के द्वारा वस्तु अथवा सेवा के विषय में गलत सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और गलत सूचना के आधार पर कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु अथवा सेवा को क्या कर लेता है? उपभोग करता है, जिसके चलते उसका शारीरिक नुकसान होता है। तो यहां पर उपभोक्ताओं का शोषण भी हो रहा है, और इस प्रकार के उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध क्या होती है? उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता होती है। तो यह क्या है? उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की आवश्यकता तथा उपभोक्ताओं का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, दोनों प्रश्नों का यही उत्तर है। तो किसके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है? तो वस्तुओं में मिलावट के द्वारा, चाहे वस्तुओं के माप तौल में कमी के द्वारा, निम्न गुणवत्ता वाला माल बेचकर, या भ्रामक विज्ञापन के द्वारा, सेवा में कमी के द्वारा, तथा गलत सूचना, वस्तुओं के संबंध में गलत सूचना के द्वारा। और यही कारण है कि जो यह शोषण हो रहा है, इसी शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं को क्या होने की आवश्यकता है? उपभोक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जब उपभोक्ता जागरूक हुए और जागरूक होकर के एक उपभोक्ता आंदोलन
एक के लिए संगठित हो गए और संगठित होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपभोक्ता अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया और इस उपभोक्ता अधिकार आंदोलन के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर विश्व के बहुत से देशों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षण के लिए कानूनी प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकार आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। अब इसके अंतर्गत एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उपभोक्ताओं को क्या अधिकार है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग यह देख रहे थे कि उपभोक्ताओं के किस प्रकार से शोषण होता है। तो उस शोषण से बचाने के लिए हमको क्या आवश्यक होगा, उस शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकार देने की बात आएगी। हमने यह भी कहा कि उस शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने क्या किया, उपभोक्ता अधिकार आंदोलन चलाया। अब उपभोक्ता अधिकार आंदोलन के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर कानून बना और उस कानून के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। अब कौन कौन से अधिकार दिए गए उपभोक्ता को, इसको देखते हैं। तो नंबर 1 पर रखते हैं सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, किससे सुरक्षा की आवश्यकता है, तो हमको वस्तुओं में मिलावट वाली वस्तुओं से हमको क्या जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। हमें निम्न गुणवत्ता वाला माल से हमें क्या जरूरत है, सुरक्षा की आवश्यकता है। अब इसके अंतर्गत जो बेईमान व्यापारियों के द्वारा, चाहे बेईमान दुकानदारों के द्वारा जो निम्न स्तर की सामान बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के जीवन संकटपूर्ण हो जाता है, उससे सुरक्षा का देना सरकार का दायित्व है। और इस प्रकार से अगर कोई दुकानदार या कोई व्यापारिक कंपनी अगर इस प्रकार के माल को लाती है जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसे क्षतिपूर्ति देने का दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत सरकारें क्या करती हैं, अभी हमने कहा ISI जो प्रमाणिक चिन्ह है उसको लाती है, क्योंकि जो औद्योगिक उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद को उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी अभी हमने कहा ना कि हमने फ्रिज लाया और डोर को ओपन किया, हमको झटका लग गया, झटका लगेगा तो उसके सुरक्षा का अधिकार है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस जो कंपनी जो भी वस्तु या सेवा को प्रदाता है उसको ISI का चिन्ह लगाना होगा, ताकि उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। अब इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1986 में किया गया। और 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो को स्थापना किया गया। और भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है, कोई भी जो वस्तु होती है, जैसे ISI मार्क का औद्योगिक उत्पाद पर, एग मार्क अभी हमने उसको चर्चा किया कर लिया, खाद्य पदार्थ पर, उसी तरह से हॉलमार्क किस पर लगाया जाता है, तो कीमती धातुओं पर लगाया जाता है। अब भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है, उसी प्रोडक्ट को जो उपभोक्ताओं के सुरक्षा को ध्यान में रखता है उसी को कहता है कि आप ISI मार्का लगाने योग्य हैं, अन्यथा नहीं है। यानी कि वह क्या, वस्तु को क्या होना चाहिए, उपभोक्ताओं के सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और उसी उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुओं को बाजार में लाना चाहिए। सरकार इसको सुनिश्चित कर ली। दूसरा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, इस पर हमने कहा कि कभी कभी क्या करता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो कि उपभोक्ता के सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता जो वस्तु तथा सेवा को वह उपभोग कर रहा है उसके विषय में उसको जानने का अधिकार है, कि वह जिस वस्तु को प्रयोग कर रहा है उस वस्तु को कैसे विनिर्मित, किस कंपनी के द्वारा उसको विनिर्मित किया गया है, उसका कीमत कितना है, इसको कब बनाया गया, यह कब खराब होगा, इसमें किस प्रकार की सामग्री को इस्तेमाल किया गया है, यह सारी चीजें जानने का अधिकार है। तो
यह सूचना के अधिकार है। भारत सरकार ने क्या किया है कि सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे भी बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। और सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित करके अब क्या किया है? सरकार ने उपभोक्ताओं को जो उसको वस्तु या सेवा का उपभोग करता है उसकी सूचना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी वस्तु जो बाजार में आती है उसके रैपर पर, उसके पैकेट पर किस चीज को अंकित करने की आवश्यकता होती है? तो उस वस्तु को बनाने वाली कंपनी का नाम, उसका पता तथा उसकी कीमत, उसके बाद उसमें प्रयुक्त हुई सामग्री, उसको कब बनाया गया यानी एमएफटी डेट, और उसके बाद वह कब खराब होगी यानी एक्सपायरी डेट। यह क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु पर छापना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहां पर उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है और उपभोक्ताओं के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए यह सरकार के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि आपको यह सूचना देना आवश्यक है। क्योंकि जो उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसके विषय में उसको जानने का अधिकार है। तो आज तमाम तरह की वस्तुएं आती हैं, बाजार में आती हैं, और बाजार में ये उन वस्तुओं पर उसके निर्माता का नाम, पता भी अंकित होता है, कीमत भी अंकित होता है, उसका एमएफटी डेट भी अंकित होता है, एक्सपायरी डेट भी अंकित होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में थोड़ा सा अशिक्षा की बात है, और जिसके चलते बहुत से ऐसे उपभोक्ता हैं कि वह क्या करते हैं? वह खराब होने की तिथि को नहीं देखते हैं, लेकिन इससे कोई दुकानदार यह कह करके नहीं निकल सकता है कि उपभोक्ता को भी यह देखना चाहिए था कि वह सामान खराब हुआ है कि नहीं खराब हुआ है। लेकिन बेईमान भ्रष्ट जो दुकानदार होता है वह क्या करता है? वह उपभोक्ताओं को वह सामान बेच देता है और वह जानता है कि वह क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। अब कोई भी टॉर्च का सेल बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कॉस्मेटिक सामान बनता है, वह 18 महीने तक यूज हो सकता है। लेकिन हम जब खरीद करके हम 2022 में खरीद करके लाए हैं और उसको 2024 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पता नहीं है कि यह 18 मंथ पार कर गया है, यानी कि यह बनाने की तिथि से 18 मंथ जब पार कर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो यह सूचना के अधिकार के अधिनियम क्या करना पड़ेगा? सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो भी वस्तु तथा सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उपभोक्ता उसका उपभोग करता है, उसके विषय में उसको जानने का अधिकार है, और उसे ही हम लोग उपभोक्ता सूचना का अधिकार के नाम से जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार। हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो वैश्विक बाजार का निर्माण हुआ, जिसके चलते एक स्थानीय बाजार में भी वस्तुओं की भरमार है, सेवाओं की भरमार है। तो इस परिस्थिति में कोई भी उपभोक्ता चाहे तो उस वस्तु की गुणवत्ता तथा कीमत की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के बाद ही उस वस्तु को उपभोग करेगा, ऐसा उसको अधिकार है। क्योंकि उस पर कोई भी जो विनिर्माता कंपनी है या सेवा प्रदाता कंपनी है, उस पर किसी भी प्रकार की दबाव नहीं बना सकती है कि वह इसी वस्तु का प्रयोग करे या इसी सेवा को प्रयोग करे। क्योंकि उपभोक्ता को क्या है? चयन का अधिकार है। वह बाजार में अपनी आवश्यकता तथा उपयोगिता की वस्तुओं को वह क्या कर सकता है? उसकी गुणवत्ता तथा कीमत से तुलना करके वह उपभोग करने के लिए खरीदेगा। इसे ही हम लोग उपभोक्ता के चयन का अधिकार कहते हैं।
कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि एक सामान जो खरीद रहा है उस सामान के साथ किसी अन्य वस्तु को भी खरीदना आवश्यक है। अगर उस सामान को वह नहीं खरीदता है तो उसे वह सामान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको राइट है, हमको चयन का अधिकार है कि हमें जिस वस्तु की उपयोगिता है, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है, हम उसी वस्तु को खरीदेंगे। और कोई भी बेईमान दुकानदार अनैतिक व्यापार प्रथा का प्रयोग करके हमारे चयन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है। यह होता है चयन का अधिकार। उसके बाद समस्या निवारण का अधिकार, इस पर भी समस्या निवारण का अधिकार हमने कहा कि इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस पे लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। अभी अब तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा है। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत हमने कहा कि उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता, उपभोक्ताओं को किस प्रकार से शोषण होता है तथा उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तो समस्या निराकरण का अधिकार, उपभोक्ता समस्या निराकरण का अधिकार क्या है? तो नंबर 1 की हम बात करें कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि उपभोक्ता समस्या निवारण क्या है। तो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं कि चाहे बाजार में जो आज उपभोक्ता है उसको मिलावटी वस्तुओं को दिया जा रहा है, या फिर वस्तुओं के माप तौल में कमी हो रहा है, या निम्न गुणवत्ता वाला माल उसको मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न होता है कि उस जो वस्तु को खरीदा है उस वस्तु के कारण जो उसकी समस्या है उसका कैसे निराकरण किया जाए, कैसे समाधान किया जाए। उसी समाधान की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समस्या निराकरण का अधिकार कहते हैं। और आज पूरे विश्व में क्या किया जा रहा है, उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित किया जा रहा है, और उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करते हुए उपभोक्ताओं के समस्या के निवारण के लिए कई फोरम स्थापित किए जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि जो अभी हमने कहा कि 24 दिसंबर 1986 को कोपरा कानून पारित किया गया, यानी कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित किया गया। और इस कोपरा कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं के समस्या के निराकरण के लिए तीन स्तरीय फोरम की स्थापना किया गया। नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। यह राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, और यह जो वाद मूल्य होता है, वाद मूल्य क्या मतलब होता है कि जो समस्या है, जैसे कि हमको कोई सामान खरीदते हैं और उससे वह खराब निकल जाता है, हम कोई सामान प्रेस खरीद कर लाते हैं, वह प्रेस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वह जो प्रेस की कीमत है, जो हमको शारीरिक नुकसान हुआ, जो हमको मानसिक नुकसान हुआ, सभी को जोड़ करके हम क्या करते हैं, दावा करते हैं कि इस सामान के इस्तेमाल करने के कारण हमारा आर्थिक रूप से इतना नुकसान हुआ है, उसको हम लोग वाद मूल्य कहते हैं। और यदि वाद मूल्य 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से अधिक है, तो 1 करोड़ से यदि अधिक होगा तो वह वैसी समस्या का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, तो दूसरा यानी कि राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता फोरम स्थापित किया गया। अब राज्य उपभोक्ता फोरम को 50 लाख से 1 करोड़ वाद मूल्य वाले मामले को, या कह सकते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ वाद मूल्य वाले मामले में उपभोक्ताओं के समस्या निराकरण का अधिकार दिया गया है। अगर तीसरे की बात करें तो जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, जो
कितने तक, अब 50 लाख तक के मामले को यह क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। यानी कोपरा कानून के अंतर्गत जिस उपभोक्ता को किसी वस्तु से या सेवा से किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो वह समस्या के निराकरण के लिए क्या कर सकता है, वह अपने वाद मूल्य के अनुसार वह फोरम को तय कर सकता है। यानी अगर 1 करोड़ से अधिक का वाद मूल्य है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपनी समस्या निराकरण के लिए जा सकता है। अगर दूसरे की बात करें तो यदि उसका वाद मूल्य 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो वह राज्य उपभोक्ता फोरम में अपनी समस्या के निराकरण के लिए जाएगा। उसके बाद अगर उसके वाद का मूल्य 50 लाख तक का है तो वह जिला उपभोक्ता फोरम से अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकता है। यही नहीं, उपभोक्ताओं को यदि कोई ऐसा भी उपभोक्ता है जिसको जिला उपभोक्ता फोरम से कोई लाभ नहीं मिलता है या उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो वह क्या कर सकता है, राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकता है। यही नहीं, अगर राज्य उपभोक्ता फोरम से भी उसकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाकर के अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्या निराकरण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या दिया गया है, अपीलीय अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, उपभोक्ताओं को समस्या निराकरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को समस्या निराकरण का अधिकार, उपभोक्ताओं को अपीलीय अधिकार भी प्राप्त है। एक दूसरे प्रकार के अधिकार की बात करते हैं इसी के अंतर्गत, समस्या निराकरण के अंतर्गत, वह है, वह अलग से तो नहीं है, इसी के अंतर्गत आएगा लेकिन कभी कभी अलग से भी टॉपिक बना देता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कमजोर किस्म का उपभोक्ता है जो अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए न तो जिला उपभोक्ता फोरम में, न तो राज्य उपभोक्ता फोरम में, न तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाने में असमर्थ हैं, तो क्या उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा? उसकी समस्याओं का निराकरण होगा। उसकी समस्याओं का निराकरण कौन करा सकता है? वह उपभोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि संगठन भी उपभोक्ताओं की तरफ से वह वाद ला सकता है और उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास कर सकता है, तथा चाहे जिला उपभोक्ता फोरम में, चाहे राज्य उपभोक्ता फोरम में, चाहे राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में, उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने हेतु वाद यानी मुकदमा दाखिल कर सकता है। इसी को हम लोग प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं। मोटे तौर से जान लीजिए कि अगर कोई एक उपभोक्ता है तो वहां पर प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अगर मेरी पत्नी है, अगर या मेरी माँ है या मेरी बहन है, मेरा भाई है, अगर कोई सामान को मैं परचेज किया हूं तो यह नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरी पत्नी ही मुकदमा लाएगी, उसके तरफ से मैं उसका हस्बैंड हूं तो मैं भी ला सकता हूं, मैं उसका बेटा हूं तो मैं भी ला सकता हूं। यह क्या हो गया? प्रतिनिधित्व का अधिकार। लेकिन यहां पर वास्तव में प्रतिनिधित्व के अधिकार से मतलब होता है कि बहुत से ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो किसी वस्तु के कारण दुखी होते हैं या किसी सेवा का जो प्रयोग करते हैं उसके कारण दुखी होते हैं, लेकिन वह क्या है, व्यक्तिगत रूप से वह न तो जिला उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, न तो वह राज्य उपभोक्ता फोरम में, यानी कि कहीं भी किसी भी फोरम के समक्ष नहीं जाते हैं। तो उसके तरफ से कोई संगठन यानी उपभोक्ताओं का हितैषी संगठन का निर्माण किया जाता है और वही हितैषी संगठन उपभोक्ताओं की ओर से मुकदमा फाइल करता है। तो इसे ही हम लोग प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत यानी समस्या निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा? हालांकि अलग से भी
हो सकता है कि जैसे कि सुरक्षा का अधिकार की बात किया, सूचना का अधिकार की बात किया, चयन का अधिकार की बात किया, समस्या निराकरण की हमने बात किया, प्रतिनिधित्व के अधिकार की बात किया, तो ये पांचवा भी हो सकता है, लेकिन यह समस्या निराकरण के अंतर्गत भी शामिल होगा। और इसके अंतर्गत एक छठवें प्रकार का अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब प्रश्न उठता है कि समस्या निराकरण कैसे किया जाएगा। भाई, हमने जो वस्तु का प्रयोग किया है या सेवा का उपभोग किया है, उसके द्वारा हमको जो समस्या हुआ है, तो समस्या का निराकरण कराने का अधिकार तो है। हम किसी भी फोरम के समक्ष जाकर समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या का निराकरण फोरम किस रूप में कराएगा? तो देखिए, इसे ही हम लोग क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्या हो सकता है? कोई भी उपभोक्ता जो वस्तु का प्रयोग करता है या फिर किसी सेवा को उपभोग करता है, तो उसके द्वारा उसका जो भी आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक नुकसान होता है, उसको पूरा कराया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा? क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। क्षति, जो भी क्षति हुआ है, क्षति का मतलब होता है नुकसान। उसको जो भी नुकसान हुआ है, चाहे शारीरिक रूप से हुआ है, चाहे मानसिक रूप से हुआ है, चाहे आर्थिक रूप से हुआ है, उसको क्या किया जाएगा? उसकी नुकसान की भरपाई किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत आर्थिक नुकसान भी, आर्थिक क्षतिपूर्ति भी प्रदान किया जाता है। अगर कोई खराब वस्तु है तो खराब वस्तु को लौटाने का भी किया जाता है। यानी खराब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम फ्रिज खरीद कर लाते हैं, लाने के साथ ही वह क्या होता है? वह झटका मारता है। जैसा कि हमने ये उदाहरण बताया था, तो हमको यह अधिकार है कि समस्या निराकरण के अंतर्गत उस सामान को क्या कर सकते हैं? खराब सामान को हमको बदलने का भी समस्या का निराकरण खराब सामान को बदल करके हमारी समस्या का निराकरण कराया जा सकता है। सामान को बदलकर, या फिर उसको जो भी वस्तु है उसमें जो भी कमी है, उस कमी को पूरा करके भी हमारी समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है। या मोटे तौर से कहें कि जिस उपभोक्ता के भी अधिकार का हनन होता है, किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन होता है, तो वह अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए उचित फोरम में जा सकता है। और उचित फोरम यह पाती है कि अनुचित व्यापार प्रथा के कारण, चाहे भ्रष्ट व्यापारियों तथा दुकानदारों के अनैतिक व्यापार प्रथा के कारण अगर किसी भी उपभोक्ता को कोई भी नुकसान हुआ है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कराया जाएगा। और इसी को क्षतिपूर्ति का, उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का अधिकार कहा जाता है। अगर इसके अंतर्गत एक लास्ट है, सातवां अधिकार, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अब यह क्या है? उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उसके संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की बात करता है। कहा जाता है ना कि आज के बच्चे क्या हैं? देश के भविष्य हैं। तो जब बच्चे देश के भविष्य हैं, तो जो बच्चे हैं, आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वह कल क्या बनेंगे? एक उपभोक्ता बनेंगे। तो जब उपभोक्ता बनेंगे, तो उस उपभोक्ता को अपने अधिकार के संबंध में जानकारी भी होना चाहिए। अब इसके लिए क्या बनाया गया कि विश्व स्तर पर अमेरिका में जो उपभोक्ताओं के अधिकार की संरक्षण की बात 15 मार्च सन 1962 को किया गया, उसके अंतर्गत भी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। क्योंकि उपभोक्ताओं को यदि अपने अधिकार के विषय में जानकारी होगा, तो उसको बाजार में व्यापारियों के द्वारा, विक्रेताओं के द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि क्या किया जा रहा है, आज स्कूल के पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता अधिकार से संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है, ताकि बच्चों को, जो कल के उपभोक्ता बनेंगे, उनको अपने अधिकार के संबंध में जानकारी हो। तभी क्या हो सकते हैं, तभी कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी उसको शोषण का शिकार नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत आप लोगों के लेसन में उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित इस लेसन को शामिल किया गया है। तो यह है उपभोक्ता का अधिकार। यह
उपभोक्ता के अधिकार 7 हो गए। कौन कौन से? तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, समस्या निराकरण का अधिकार, उसके बाद प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार तथा लास्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होता है या क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और इस लेसन के अंतर्गत इसका इम्पोर्टेंट नोट्स हम डाल देंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।